नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। न्यूज ब्लॉग की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। छात्रों पर भारी रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे हो चुके हैं 1 साल और कीव को छोड़कर बाकी शहरों में हालात हो रहे सामान्य। ऐसे में एमबीबीएस स्टूडेंट्स भारत से लौटने लगे यूक्रेन, लेकिन युद्ध के कारण महंगाई की मार पड़ रही छात्रों पर। 40 लाख की पढ़ाई अब पहुंच चुकी है 55 लाख रुपए तक। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का यूक्रेन जाना मजबूरी बन गया है। आटा खत्म होने से चावल ब्रेड से करना पड़ रहा है उन बच्चों को गुजारा। हॉस्टल, खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन के भाव भी दोगुने हो चुके हैं। और इसी तरह से देखा गया है कि रूस यूक्रेन के इस युद्ध के बाद में किस तरह से संकट के बादल बच्चों पे मंडराने लगे हैं। हर चीजों के दाम दोगुना हो गए हैं और ऐसे में भारी परेशानी बच्चों को हो रही है। और युद्ध के कारण महंगाई की मार छात्रों पर पड़ रही है और ऐसे में 40 लाख की पढ़ाई अब 55 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का यूक्रेन जाना अब एक मजबूरी बन चुका है। आटा खत्म होने से चावल ब्रेड से उन बच्चों को करना पड़ रहा है गुजारा। हॉस्टल, खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन के भाव भी हुए दोगुने। और इसी तरह से ऐसे युद्ध के बाद में देखा जा सकता है कि किस तरह से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा यूक्रेन और ऐसे में अब भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 40 लाख की पढ़ाई अब 55 लाख तक पहुंच चुकी है। खाने पीने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन जैसे तमाम सामान अब दोगुना भाव में हो गए हैं। और हालांकि देखा गया है कि छात्रों पर भारी रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे हो चुके हैं 1 साल। कीव को छोड़कर बाकी शहरों में हालात सामान्य हो गए हैं और ऐसे में एमबीबीएस स्टूडेंट्स भारत लौटने लगे हैं। भारत से वापस यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के कारण महंगाई की मार अब छात्रों पर लगातार पड़ रही है। 40 लाख की पढ़ाई अब 55 लाख तक पहुंच चुकी है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का यूक्रेन जाना अब एक मजबूरी बन चुका है। आटा खत्म होने से बच्चों को चावल और ब्रेड से गुजारा करना पड़ रहा है। हॉस्टल, खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन के भाव भी दोगुने हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 8 मार्च को गुजरात जाएंगे पीएम एंथनी एल्बानी। जोरासे में पीएम मोदी एयरपोर्ट पर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम की अगवानी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी की ये पहली भारत यात्रा है। 8 मार्च को गुजरात पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 मार्च की सुबह नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे दोनों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच देखेंगे साथ में। और 10 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। और ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की पूरी की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद भारत के दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत करेंगे। और ये बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा है और 8 मार्च को गुजरात जाएंगे पीएम एंथनी। और ऐसे में पीएम मोदी एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम की अगवानी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी के पहली बार भारत यात्रा होगी। 8 मार्च को गुजरात पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 मार्च की सुबह नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे दोनों। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच दोनों साथ में देखेंगे। वहीं 10 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। नवीन पटनायक की लंबी पारी। उड़ीसा सीएम के रूप में पटनायक के 23 साल पूरे हुए हैं और अगले चुनाव तक ज्योति बसु को भी छोड़ देंगे पीछे। और ऐसे में सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार 24 साल रहे सीएम। 51 साल की उम्र तक सियासत में नहीं थे पटनायक और अचानक राजनीति में उतरे और 2.5 साल के भीतर बने मुख्यमंत्री। और तब से आज तक अपराजे ही नवीन पटनायक महिला वोटर्स है बीजेडी की सबसे बड़ी ताकत। 2019 चुनाव में 70% महिला वोटर्स ने बीजेडी को वोट दिया था और इसी तरह से देखा गया कि किस तरह से सियासत ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। यानी कि 51 साल की उम्र तक सियासत में नहीं थे पटनायक और अचानक से राजनीति में उतरे और 2.5 साल के अंदर ही 2.5 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री बन गए और तब से आज तक
नवीन पटनायक है महिला वोटर्स के बीजेडी की सबसे बड़ी ताकत। वहीं 2019 के चुनाव में देखा गया था कि 70% महिला वोटर्स ने बीजेडी को वोट दिया था। विराट कोहली के फॉर्म ने बढ़ाई टेंशन। इंदौर टेस्ट में शिकस्त के बाद भारतीय बल्लेबाज निशाने पर है और खास तौर पर विराट कोहली आलोचकों के निशान पर है। अनुभवी खिलाड़ी के लचर प्रदर्शन का भुगतान पड़ रहा खामियाज। और अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी प्रदर्शन में भी विराट का बल्ला शांत दिखाई दिया। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था आखिरी टेस्ट शतक और उसके बाद में 23 टेस्ट की 41 पारियों से शतक का इंतजार, जबकि उनके समकालीन स्टीव स्मिथ, जो रूट और विलियमसन बढ़ चुके हैं आगे। और ऐसे में विराट कोहली की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बल्ले का कमाल जिस तरह से धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि विराट कोहली के फॉर्म ने टेंशन बढ़ा दी है। इंदौर टेस्ट में शिकस्त के बाद भारतीय बल्लेबाज निशाने पर है और खास तौर पर विराट कोहली आलोचकों के निशाने पर है। अनुभवी खिलाड़ी के लचर प्रदर्शन का भुगतान कब खामियाजा करना पड़ रहा है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी प्रदर्शन में भी विराट का बल्ला शांत दिखा। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था आखिरी टेस्ट शतक और उसके बाद 23 टेस्ट की 41 पारियों में शतक का इंतजार, जबकि उनके समकालीन स्टीव स्मिथ, जो रूट और विलियमसन कब के आगे बढ़ चुके हैं। विमेन्स प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज। बीसीसीआई की पहली महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत तूफानी अंदाज में हुई। मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉइंट्स को 143 रनों से करारी शिकस्त दी। तो वहीं टॉस जीतकर गुजरात ने चुनी थी गेंदबाजी। मुंबई ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए बनाए 20 ओवर में 207 रन। कप्तान हरमनप्रीत ने 65, हिली मैथ्यूज ने 47 और एमिला केर ने बनाए 45 रन। जवाब में गुजरात की टीम मात्र 64 रन पर हुई ढेर। तो वहीं मुंबई की साइका इशराक ने 4, जबकि नेट स्काइवर और केर ने 2-2 विकेट झटके। और आज बेंगलुरु दिल्ली और यूपी गुजरात के बीच में एक शानदार मैच और इसी पर अभी सभी दर्शकों की निगाहें टिकी हुई है। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन सभी की निगाहें इस मैच पर होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि विमेन्स प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज हो चुका है और ऐसे में बीसीसीआई की पहली प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई एकदम तूफानी अंदाज में। तो वहीं मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉइंट्स को 143 रनों से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर गुजरात ने चुनी थी गेंदबाजी और ऐसे में मुंबई ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत ने 65, हिली मैथ्यूज ने 47 और एमिला केर ने बनाए 45 रन। और जवाब में गुजरात की टीम मात्र 64 रन पर ही हुई ढेर। मुंबई की साइका इशराक ने 4, जबकि नेट स्काइवर और केर ने 2-2 विकेट झटके। और आज बेंगलुरु दिल्ली और यूपी गुजरात के बीच में होगा धमाकेदार मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और 7 मार्च को मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ऐसे में मेघालय में सुबह 11 बजे और नागालैंड में दोपहर 1:45 पर शपथ ग्रहण का समारोह है। और ऐसे में देखिए 8 मार्च को त्रिपुरा में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और इन सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का भाग बनेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जो कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में होगा। और सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। वहीं आपको जानकारी दे 7 मार्च को मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह है। वहीं मेघालय में सुबह 11 बजे और नागालैंड में दोपहर 1:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं 8 मार्च को त्रिपुरा में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। होली कब है होली? फिल्म शोले के गब्बर के इस मशहूर डायलॉग की हर तरफ चर्चा है। त्योहार से पहले ही लोग होली के बारे में पूछ रहे हैं और गब्बर की ही तरह, क्योंकि इस बार होली के दहन को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। भारतीय पंचांगों के अनुसार होली की तारीख 6 और 7 मार्च है और इस बार पूर्णिमा तिथि 6-7 मार्च दोनों ही दिन रहने से कंफ्यूजन बना हुआ है।
इस साल 6 और 7 मार्च के दरमियान रात में होगा होली का दहन और 6 और 7 मार्च के बीच रात 12:40 से 2 बजे के बीच करना शुभ रहेगा होली का दहन, क्योंकि 7 मार्च की शाम को ही 6:10 तक रहेगी पूर्णिमा तिथि। चूंकि सूर्यास्त के बाद किया जाता है होली का दहन और इस दिन सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाएगी पूर्णिमा, तो वहीं धुलंडी का दिन भी देश भर में 8 मार्च को मनाया जाएगा। 28 साल पहले 26 मार्च 1994 को ही पैदा हुई थी ऐसी ही स्थिति, तो वहीं इस बार भी देखा जा सकता है जहां होली के इस खास मौके को लेकर, इस खास उत्सव को लेकर के सभी के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। और क्योंकि इस तरह की जो तिथि इस बार बन रही है, ऐसी ही तिथि एक बार पहले भी बनी थी और इसी तरह का कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था, तो वहीं अब इस होली को लेकर के ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। त्योहार से पहले ही लोग होली के बारे में पूछ रहे हैं और उसी गब्बर स्टाइल में लोगों के द्वारा ये सवाल अब पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार भी होली का दहन को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। भारतीय पंचांगों के अनुसार होली की तारीख 6 और 7 मार्च को है और इस बार पूर्णिमा तिथि 6-7 मार्च दोनों ही दिन रहने से कंफ्यूजन बना हुआ है। इस साल 6 और 7 मार्च के दरमियान रात में होली का दहन होगा, तो वहीं 6-7 मार्च के बीच ही रात को 12:40 से 2 बजे के बीच में करना रहेगा शुभ होली का दहन, क्योंकि 7 मार्च की शाम 6:10 पर ही रहेगी पूर्णिमा तिथि। चूंकि सूर्यास्त के बाद होली का दहन किया जाता है और इस दिन सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाएगी पूर्णिमा, तो वहीं धुलंडी का दिन भी देश भर में 8 मार्च को ही मनाया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि 28 साल पहले 26 मार्च 1994 को भी ऐसी ही कुछ स्थिति पैदा हुई थी और तब भी होली को लेकर कंफ्यूजन बना था। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। लंदन में एक इंटरव्यू में बोले राहुल गांधी और कहा बीजेपी के खिलाफ देश में बहुत गुस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी हद तक गुस्सा दिखाई दिया। बीजेपी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है और भारत पहले काफी अलोकतांत्रिक हो चुका है। चीनी हमारी जमीन पर प्रवेश कर गए हैं। बीजेपी चाहती है कि देश खामोश रहे। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया। और देखिए तमाम बयान, ये तमाम चीजें राहुल गांधी द्वारा कही गई है। सरकार के खिलाफ बोलने पर हमला किया जाता है, ये बात भी राहुल गांधी द्वारा कही गई है। बीबीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया और साथ ही में राहुल गांधी ने इसी तरह से अपनी बातों ही बातों में केंद्र सरकार पर या फिर कहें बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ये तमाम बातें, तमाम बयान राहुल गांधी द्वारा किए गए और लंदन में एक इंटरव्यू में ही राहुल गांधी ने तमाम तरह की बातें कही, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ देश में बेहद गुस्सा है। देश गुस्साया हुआ है बीजेपी से। भारत जोड़ो यात्रा में वो गुस्सा देखने को भी मिला। बीजेपी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। भारत पहले काफी अलोकतांत्रिक हो चुका है। चीनी हमारी जमीन पर प्रवेश कर गए हैं। बीजेपी चाहती है कि देश खामोश रहे। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया। सरकार के खिलाफ बोलने पर हमला किया जाता है। और साथ ही में राहुल गांधी ने कहा कि बीबीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर लगेगी संसद की मुहर। चीन ने 5% से अधिक आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है और ऐसे में जीरो कोविड पॉलिसी और रियल एस्टेट बाजार में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है और इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2022 में घट कर रही महज 3%, जबकि चीन सरकार ने 5.5% का लक्ष्य रखा था। दूसरी ओर चीन ने एक बार फिर से रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मंजूरी दी। संसद में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल भी सौंपा जाएगा और देखिए तमाम तरह की स्थिति अब पैदा हो चुकी है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी दी कि जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर संसद की मुहर लगेगी। चीन ने 5% से अधिक आर्थिक विकास का लक्ष्य तय किया था, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी और रियल एस्टेट बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई और इसी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2022 में घटकर महज 3% ही रह गई, जबकि चीन सरकार ने 5.5% का लक्ष्य रखा था, जिसको कि चीन पूरा नहीं कर पाया। और दूसरी ओर चीन ने एक बार फिर से रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। संसद में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल भी सौंपा जाएगा।